जय हिंद दोस्तों, 1 जनवरी 2026 आने वाला है। 8वां वेतन आयोग आपका ड्यू है और इसको लेकर सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों में एक छोटा सा युद्ध जैसा चल रहा है। मैं युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि सरकार तू डाल डाल और मैं पात पात। सरकार अपनी कुछ न कुछ चीजें छिपा करके कर्मचारियों के सामने रखती है, फिर कर्मचारी उससे भ्रमित होते हैं। तो इसी तरीका का एक खेल चल रहा है और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि सरकार क्या देना चाहती है, किस प्रकार देना चाहती है, अब इसकी लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कुछ चीजें अपने हाथ में रख ली हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसको बोलते हैं फाइनल पावर, और कुछ आयोग को दे दी। तो आयोग की मुट्ठी में कौन कौन सी चीजें, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अब बातचीत का दौर होगा, बहुत सारी मीटिंग होंगी। और इसके लिए हमने डॉक्टर मंजीत पटेल से, आप देख सकते हो, बात किया अपने व्हाट्सएप पे और उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर क्या फायदा हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, क्या इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले 1 दिसंबर से चलने वाला आपका शीतकालीन सत्र जो 18 दिसंबर को समाप्त हो गया, यानी इतने दिन चला, उसकी शुरुआत होती है केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर। इसमें जो सवाल किए गए, उसके बाद मुद्दा आता है ओपीएस का, यानी पुरानी पेंशन योजना का। उसके बाद एसआईआर का मुद्दा है, जैसा कि आप चुनाव प्रक्रिया में धांधलबाजी को देखते हुए कह रहे हैं कि यानी वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा चलता रहा। उसके बाद वंदे मातरम के गीत, यानी उसके 150 साल के बाद, इसके ऊपर बहुत सारी बहसें हुई। तमाम बहसें होने के बाद कुछ सैनिकों के मुद्दे रहे, वेलफेयर के ईसीएचएस का मुद्दा रहा। ट्रेन में उनको एक आरक्षण हमेशा 24 घंटे मिले यदि सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी कुछ भी हो, इसके बारे में बात हुई। यानी डीजीआर के बारे में बात हुई और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर संबंधी सारी बात हुई। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर जो बातें हुई, उसमें क्या क्या क्लियर हुआ और क्या क्या क्लियर होना बाकी है, और आगे अब क्या होगा जनवरी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी मंजीत पटेल साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि जनवरी में 8वें पे कमीशन की ऑफिस मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद उनका मीटिंग का शेड्यूल जारी होगा, संभव है, और सारे संगठनों से उनकी बैठकें होंगी, बातचीत होगी और सब लोग अपने अपने मुद्दे यानी आयोग के सामने रखेंगे। और आयोग के आप देख सकते हो, उनकी अध्यक्षा हैं, एक जस्टिस हैं और उनके साथ 2 और लोग हैं। तो इसकी घोषणा हो चुकी थी, यानी आपने देखा होगा नवंबर में। अब इनके साथ जो जमीन पर बात होगी, अभी तक ऑफिस का सेटअप नहीं हुआ, ये बात क्लियर है, जो कि मेरी इनसे परसों बात हुआ। अब जो 8वें वेतन आयोग के मुद्दे थे, जो सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन था। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद कुछ और कंफ्यूजन आ गया। अब ये कंफ्यूजन का निष्कर्ष कौन निकालेगा, यानी तो मैं बात करूंगा जब मीटिंग होगी तो उसमें कौन कौन से बदलाव की संभावना है, और मीटिंग के बाद आयोग जो रिकमेंडेशन करेगा उसमें सरकार ने अपने पास कौन सी पावर रखी, इसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ा मुद्दा था, क्या पेंशनर्स को फायदा होगा? तो इन्होंने, जैसा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को ये सवाल जवाब हुए राज्यसभा लोकसभा में, उन्होंने क्लियर किया, नहीं, 69 लाख यानी 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। बिल्कुल ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। फिर समय सीमा की उन्होंने कहा 18 महीने का समय सीमा हमने आयोग को दे दिया है। अब आयोग को दे दिया, साथ ही उन्होंने धीरे धीरे कहा है कि आयोग के पास जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, यानी किस तरीके से वो वेतन बढ़ाना चाहती है। जैसे कि उन्होंने कहा 6th पे कमीशन में ग्रेड पे सिस्टम था, 7वें में पे मैट्रिक्स था, 8वें में यदि जैसा उन्हें लगे वो कर सकते हैं। यानी ये दोनों प्रक्रिया भी चेंज होगी, आप ये देख सकते हो। उसके बाद उनसे पूछा और उन्हें क्या अधिकार, उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो क्षेत्र है उसके ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, यानी उनका अपना तरीका है। अब उसके ऊपर बात आएंगे। और उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन का तरीका, नई चीजें जोड़ने का तरीका भी उन्होंने दिए। वेतन आयोग पर ये 3 चीजें छोड़ दी हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव। अब बदलाव होंगे तो कौन से होंगे, नई चीजें जोड़ने का बदलाव, बहुत सारे भत्तों को कम करने का बदलाव, और पे पेंशन कैलकुलेशन का तरीका, चाहे वो ग्रेड पे मैट्रिक्स, तमाम ऐसी चीजों को कहा। इसके लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया है, लेकिन इसके अभी एनालिसिस शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शेड्यूल जारी होगा, मीटिंगें होंगी और ये होगा। अब दोस्तों बात मैं करूं, अब सरकार ने अपने पास क्या चीजें रखी है। सरकार ने रखी कि कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से ही होगा, या सरकार
1 जनवरी 2028 से होगा या आम चुनाव 2029 से होगा, उसका एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार के पास कितना आर्थिक बोझ होगा या नहीं होगा, डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, अंतरिम राहत सरकार देगी या नहीं देगी, यह सारा प्रपोजल सरकार ने अपने पास रखा है। आयोग को बोला है कि आप जाकर के सर्वे करिए, मीटिंग करिए, एनालिसिस करिए और अपनी रिकमेंडेशन दे दिए। ये सारी बातें उन्होंने आयोग के ऊपर छोड़ दी हैं। अब ये सारी प्रक्रिया पर धीरे धीरे बात आते हैं। अब मैं बात करूं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात की जाती, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हो क्या कि यानी पिछला जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है डॉक्टर कोड फॉर्मूला, उसके साथ सबसे पहले आपकी फैमिली यूनिट है जिसमें आपका हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों को रखा है, यानी 4 मेंबर है। यूनिट दिया है 3, 4 मेंबर का यूनिट 3 का, हस्बैंड का 1 यूनिट, वाइफ का 1 यूनिट, बच्चों का आधा, टोटल यूनिट 3। अब उन्होंने जो प्रपोजल रखा है, जो अभी तक सरकार के सामने या डीओपीटी के सामने, कि अभी मेंबर होंगे 5। अब मेंबर 5 होंगे तो यूनिट कितनी होगी? 3 से 4 होगी। 4 हो सकती, क्योंकि 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब मेंबर 6 हो गए, यानी हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और पेरेंट, 6 मेंबर होगा। 6 मेंबर में यूनिट डिसाइड करेंगे, जैसा कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चों का 1 यूनिट है तो मदर फादर का भी 1 यूनिट है, क्योंकि उनकी एजुकेशन का खर्चा नहीं, उनका मेडिकल और खाने पीने का खर्चा है, वो शामिल किया जाना, पहली शर्त। दूसरा, उसको वेटेज कितना देना, दूसरी शर्त। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पेच फंसेगा। यदि साधारण तरीके से मान लो मिनिमम 4 यूनिट तो होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 हो सकती है। 4 और 5 करने से डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला जो पुराना है उसी हिसाब से चलते हैं, तब भी हमारा फिटमेंट फैक्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा आसानी से। दूसरी चीज है कि पुरानी चीजों को हटाना और नई चीजों को जोड़ना, जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ जोड़ना। अब ये काम कौन करेगा और कराएगा? ये सारे लॉजिकली आपको जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होगी। आप समझ सकते हो कितने संगठन है, कर्मचारी संगठन है जो कि सरकार से आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जो लगातार मीटिंग करते हैं, तो वो मीटिंग करेंगे। डिफेंस फोर्सेस से ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय है, जैसे आपने देखा होगा श्री कुमार जी हैं, उनके महासचिव, वो जेसीएम स्टाफ साइड के। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक कॉमन चीजें अपनी मीटिंग कर ली है। जेसीएम स्टाफ साइड ने अपनी मीटिंग कर ली थी 15 नवंबर को, उन्होंने अपना मेमोरेंडम बना लिया है। अभी एक जो डिफेंस एम्प्लॉय उन्होंने अपना बना लिया है। और मैं डॉक्टर मंजीत पटेल से बोल रहा था कि मैंने अपनी कैलकुलेशन पूरी कर ली है, जब मेरी मीटिंग होगी तो चीजें रखेंगे। और लगभग सारा जो मुद्दे हैं सबके कॉमन है, तो इस पर बात ज्यादा फोकस बनेगी। ये तरोताजा वाली बात हुई। अब कैलकुलेशन का तरीका है। अब कैलकुलेशन का तरीका पिछले 20 साल में 2 बार बदल चुका है। पहले था आपको ग्रेड पे सिस्टम वगैरह किया, फिर वो हटा दिया, पे मैट्रिक्स किया। अब कुछ और नया लेकर के आने की संभावना है। अब यह अधिकार क्षेत्र है आपके आयोग का, जिसमें आयोग की अध्यक्षा और उनके सहयोगी। अब उसके बाद अब ये जो डिमांड करेंगे सरकार के सामने कि नहीं 1 जनवरी 2026 से लागू करना है, ये बिल्कुल जाएगा। अब सरकार कब से लागू करेगी ये सरकार देखेगी। आर्थिक बोझ कितना होगा ये सरकार देखेगी, क्योंकि इन्हीं सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बदलाव से फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। और इस तरीके से बदलाव होता है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 के आसपास जाने के लिए कह रहे हैं कि वहां से ऊपर निकलेगा 2.6, 2.5। तो यहां जाएगा तो सरकार आर्थिक बोझ वर्कआउट करेगी। फिर सरकार को एरियर देना है, क्योंकि सरकार 1 जनवरी 2028 तक इंतजार करना चाहती है। तो जनवरी 26 से देगी या नहीं देगी, इसलिए सरकार ने 1 जनवरी 2026 की प्रभावी डेट पर मोहर नहीं लगाई, क्योंकि सरकार समझती है कि आर्थिक बोझ बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार ने कुछ जो फाइनेंशियल एजेंसी उनसे अपना मोटा माटा सर्वे करा लिया है पीएमओ में, ये बात क्लियर है। अब रहा डीए मर्ज की बात, अंतरिम राहत की बात, ये सारे पॉइंट रखे तो जाएंगे, लेकिन यह सरकार का अधिकार है। आयोग इसके लिए रिकमेंडेशन भी दे तब भी सरकार के हाथ में, यानी गेंद उनके पाले में गेंद है। तो दोस्तों अभी तक ये था अपडेट, जो कि चाहे आप न्यूज ले सकते हो, चाहे आप इस फोन पे ले सकते हो, तमाम तरीके की बातें हुई हैं। और क्या क्या हुआ है पिछले सत्र के अंदर वो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो ये थी अपडेट। धन्यवाद।